Hello my dear lovely students, welcome to all of you at शुभम लेक्चरर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। और कोलराउस का नियम है क्या, क्या कहता है, ये क्यों कहता है, कितना कहता है और किससे कहता है। ये सारी बातें जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि विद्युत अपघट्य क्या है। वैसे प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने बता दिया है, ऑलरेडी बता रखा है कि विद्युत अपघट्य क्या है, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा आपको उससे जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आप अगर जुड़ जाएंगे तो मेरे साथ बेहतर काम कर पाएंगे और मैं आपके लिए बेहतर काम कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि कोलराउस के नियम से कुछ महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, और इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जिन्हें मैं आपको जब भी इस लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कराऊंगा तो आपको जरूर उपलब्ध करा दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि विद्युत अपघट्य क्या है, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा मिस कर रहे हो, मिस कर रहे हो, मिस। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा विद्युत अपघट्य क्या है। आइए जानते हैं विद्युत अपघट्य क्या है। विद्युत अपघट्य ऐसा पदार्थ, विद्युत अपघट्य ऐसा पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो धनायन तथा ऋणायन में टूट जाए। किस में टूट जाए? धनायन और ऋणायन, दो चीजें होनी चाहिए। अगर आप किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो किस में टूटना चाहिए? धनायन तथा ऋणायन में। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको, CH3 COOH, बताएगा कोई? बताएगा कोई? इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? सिरका सुने हैं? या आप देखा होगा जब कच्चा आम खाते हैं तो एकदम से बहुत खट्टा लगता है, बहुत खट्टा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब आप कहोगे सर, मैं बोलूं ये विद्युत अपघट्य है, आप कहोगे नहीं सर ये कैसे विद्युत अपघट्य? सर है। अब कैसे है मैं बताऊंगा आपको। जब इसके जलीय विलयन में, किस विलयन में? जलीय विलयन में यदि आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये दो भागों में टूट जाएगा। धनायन तथा ऋणायन में क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे CH3 COO- और H+। अब देखिए आप, ये आपका एसीटेट आयन है, ये आपका हाइड्रोजन आयन है। देखो जो मैंने बोला था कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन तथा ऋणायन में टूट जाए, वही तो हुआ। जब इसके जलीय विलयन में, कैसा विलयन है ये? जलीय विलयन। जब इसके जलीय विलयन में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये धनायन तथा ऋणायन में टूट गया। देखो ये है एसीटेट आयन जिसपे हमारा नेगेटिव चार्ज आया है, और ये है हाइड्रोजन आयन जिसपे हमारा पॉजिटिव चार्ज आया है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये धनायन तथा ऋणायन में टूट गया। अब अगर टूट गया तो इसका मतलब क्या है? विद्युत अपघट्य। ठीक है, इतनी बात समझ चुके, समझ गए इतनी बात। बढ़ते हैं आगे की तरफ। कोलराउस का नियम कहता क्या है? अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है, वियोजन का मतलब टूटना, आयनों में बदलना, तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना अपना निश्चित योगदान देता है। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को देखिएगा। मैं लिखूंगा लेमडा EQ। लेमडा EQ बराबर होता है लेमडा EQ प्लस, देखो ये अनंत का सिंबल है, किसका है? इनफाइनाइट। जैसे मैं तुम्हें अनंत चाहता हूं। माय ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर यू। ये किसके बराबर है? धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर। देखिए लेमडा EQ प्लस, दूसरा लेमडा EQ माइनस।
अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना अपना निश्चित योगदान देता है। ये तो कोलराउस ने बताया कि जब वियोजन पूर्ण होगा किसी भी विलयन का, इक्विलिब्रियम लिखा है ना मैंने विलयन का, तो उसमें धनायन के भी आयन समान होंगे और ऋणायन के भी आयन क्या होंगे, समान। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको समझाने के लिए। कौन सा एग्जाम्पल है सर? देखिए, ले लिया मैंने आपके लिए, ले लिया, क्या ले लिया? ले लिया आपके लिए, क्या ले लिया? हमने ले लिया सोडियम एसीटेट। क्या ले लिया? सोडियम एसीटेट। कैसे? अब इसके जलीय विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यह आपका बनाएगा एसीटेट आयन और दूसरा आपका बनाएगा सोडियम आयन। यह रहा इसका एग्जांपल। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग इसकी संख्या भी धनायन की संख्या जितनी है, देखिए ये धनायन की संख्या, ये किसकी संख्या है? ऋणायन की संख्या। धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या दोनों क्या है? समान, या दोनों का योगदान क्या है? निश्चित है, फिक्स है। ठीक है, बढ़ता हूं आगे की तरफ। दूसरे शब्दों में किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, कौन सी चालकता? मोलर चालकता। और मोलर चालकता को प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा इनफाइनाइट एम। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा इनफाइनाइट एम। किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विलयन विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायन तथा ऋणायन की आयनी चालकताओं का योग होती है। किसका योग होती है? चालकताओं का योग होती है। जैसे मैं आपको बोलूं, इसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला है, लैम्डा एम इक्वल टू एन प्लस एम। दूसरा एन माइनस लैम्डा एम। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये लैम्डा, ये मोलर चालकता का सिंबल है, ये अनंत तनुता है, मतलब तनुता जो है अनंत पर होनी चाहिए। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल टू होता है एन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट प्लस एन माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसमें भी तो एक ही चीज है, एक धनायन और दूसरा क्या है? ऋणायन। क्या है भैया? धनायन और ऋणायन, दो चीजें हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। अब ये क्या है? देखो, लैम्डा एम क्या है आपका? यह है मोलर चालकता। क्या है हमारा? मोलर चालकता। दूसरा हमारा है n प्लस, यह है धनायन की संख्या। n माइनस, यह है ऋणायन की संख्या। ठीक है, समझ गए मेरी भाई? मेरी बात नोट कर लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, एकदम फुल स्पीड में बढ़ते हैं आगे की तरफ। कविता, कहानी, बहुत सारी चीजें आप सुनते होंगे और कुछ मैं भी आपको बताना चाहता हूं। जैसे उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा या बहुत सारे लोगों की ये हार्दिक इच्छा होगी कि वो अपने एग्जाम में 90 प्लस लाएं। अब बात ये आती है 90 प्लस लाएं कैसे, या 95 कैसे लाएं? क्या पढ़कर 95 अचीव किया जा सकता है, या अच्छा उत्तर लेखन करके? मुझे लगता है दोनों आवश्यक हैं। आपको पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा उत्तर लिखने का भी प्रयास
करते रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से यदि आपका लेखन कौशल सही नहीं है तो भी आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप दोनों चीज़ें बैलेंस रखिए। जितना अच्छा आप पढ़िए उतना ही अच्छा आप लिखने का प्रयास कीजिए, उतना ही अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है विद्युत अपघट्य। विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को, विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को, ये जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ? देखो, विद्युत अपघट्य मतलब जिसे धनायन तथा ऋणायन में बांटा जा सकता है। 50 एग्जाम्पल सर मैंने आपको दिए हैं, 50 एग्जाम्पल। NaCl, COONA, ये सब विद्युत अपघट्य हैं, क्योंकि जब भी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी ये धनायन तथा ऋणायन में टूट जाएंगे। किस में टूट जाएंगे? धनायन तथा ऋणायन में। विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को विघटित कर देने की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। इस क्रिया में देखिए यहां पर एनोड होना चाहिए, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। अतः धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर निक्षेपित होते हैं। आइए जानते हैं ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। ठीक है, पहली बात ऑक्सीकरण आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सीकरण क्या है। और दूसरा हमारा एक शब्द है अपचयन। दूसरा हमारा शब्द क्या है? अपचयन। क्या है ये जानिए। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन या निगेटिव चार्ज का जुड़ना, ऑक्सीजन या निगेटिव का जुड़ना, ऑक्सीजन या निगेटिव चार्ज का जुड़ना। दूसरा अपचयन का मतलब क्या है? अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन या निगेटिव चार्ज का निकलना, ऑक्सीजन या निगेटिव चार्ज का निकलना। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का मतलब है कि ऑक्सीजन या नेगेटिव चार्ज का जुड़ना, और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन या नेगेटिव चार्ज का निकलना। बात इतनी सी है, इतनी सी बात है, इतनी सी। ऑक्सीजन का जुड़ना, हम सबसे ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा ना, ऊपर चले जाओगे। बताओ, एक भी मिनट बिना सांस लिए रह सकते हैं हम? आप भी नहीं रह सकते सर, हम ही नहीं, सिर्फ आप भी नहीं रह सकते। नोट कर लीजिए इसे, आप लिख चुके हैं आप लोग। तो चलिए इसे हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, एकदम फ्लो में। विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को विघटित करने की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। इस क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। अतः धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन, देखो एक बात ध्यान रखना भैया, जो कैथोड होगा, जो आपका कैथोड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो एनोड होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब मैं बना के दिखाता हूं इसको आपको। ये
देखो ये एक पात्र है और पात्र किसका बना हुआ है, जिंक का, और उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। कैसे, कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड। एक जो इलेक्ट्रोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एनोड। ये हमारा क्या है, एनोड। ये हमारा क्या है, कैथोड। क्या है हमारा, कैथोड। तो एक हमारा एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड। इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। अब देखिए ये आपका विद्युत अपघटन है। क्या है, विद्युत अपघटन। क्या हो रहा है, इसमें हमने किसी भी धातु के लवण विलयन में, किसमें, इसमें हमने किसी भी धातु के लवण विलयन में 2 छड़ें डाल दी हैं, जिसमें एक एनोड की तरह काम कर रही है और दूसरी आपकी किसकी तरह काम कर रही है, कैथोड। देखिए एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यानी जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिधर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी पदार्थ से निगेटिव चार्ज निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अपचयन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका ऑक्सीकरण होगा, यानी एनोड का ऑक्सीकरण होगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे उसका अपचयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो इसका अपचयन होगा, और ये किसका होगा, कैथोड का। तो यदि किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसको बना लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। विद्युत अपघटन के लिए 2 उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को द्रव में स्थापित किया जाता है, जो कि मैंने अभी स्थापित करके आपको दिखाया था।
आप थोड़ा अपने कॉपी पर अगर नोट किए होंगे तो उससे देख सकते हैं। विद्युत अपघटन के लिए विलयन में उपस्थित अपघटन के विलयन में आयन उपस्थित होते हैं जब इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विभव लगाया जाता है। जब इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विभव लगाया जाता है तो धनात्मक आयन कैथोड की तरफ और ऋणात्मक आयन एनोड की तरफ गति करते हैं। मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि जो कैथोड है उस पे धनात्मक वाले मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन है वो मूव करेंगे और जो एनोड है उस पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज वाले आयन मूव करेंगे। ऋणायन एनोड पर पहुंचकर अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। अब अतः इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात ऑक्सीकरण, जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। दूसरे शब्दों में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? बाहर। तो मैंने माना कि यदि कोई मेटल है और इस मेटल से मैं n इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये जो मेटल है इस पे नंबर ऑफ n पॉजिटिव आ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, पांचवी तरफ, सब तरफ कौन दिखता है? दूसरी तरफ धनायन कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और इसका क्या उदासीन परमाणु बनाता है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? कैथोड पर, यानी इस पे क्या हो जाता है? अपचयन। जब इलेक्ट्रॉन लोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और आपका अपचयन होगा। इस संपूर्ण परिवर्तन को प्राथमिक परिवर्तन कहते हैं। प्राप्त उत्पाद प्राथमिक उत्पाद कहलाता है। प्राथमिक उत्पाद इसी रूप में एकत्र हो सकता है, फिर पुनः परिवर्तित होकर अणु या यौगिक देता है। इसे द्वितीयक उत्पाद कहते हैं। इस परिवर्तन को द्वितीयक परिवर्तन भी कहा जाता है। विद्युत अपघटन के उपयोग कहां कहां यूज करते हैं आप इसका? देखो, यूज करने की अगर मैं बात करूं तो धातुओं की संक्षारण से बचाव में। अब संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। संक्षारण का मतलब क्या होता है? जंग लगना। संक्षारण का मतलब क्या होता है? जंग लगना। तो धातुओं को जंग से बचाने के लिए वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। जल के विद्युत अपघटन से मरगैस के निर्माण में, ये शायद मिसप्रिंट हुआ है, मुझे लगता है कोई गैस होगी जिसका उत्पादन करके, हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर भैया, H2 लिखो। हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, भारी जल के निर्माण में, विद्युत लेपन में, कम क्रियाशील धातुओं जैसे Pb Ag यानी सिल्वर के शोधन में। 5 उपयोग है। पहला, धातुओं को जंग लगने से बचाव करने में। जल का विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस के निर्माण में। तीसरा, भारी जल के निर्माण में। चौथा है विद्युत लेपन में। और पांचवा है कम क्रियाशील धातुओं जैसे Pb Ag और Cu के शोधन में। तो ये रहा इसका उपयोग। ठीक है, बढ़ते हैं फ्लो में आगे की तरफ। मजा आ रहा है? समझ पा रहे हो मेरी बात को कि बस ऐसे ही मुस्कुराए जा रहे हो? मुस्कुराइए आप हमारे साथ में। हमेशा कहता हूं, अभी भी कहता हूं कि अब मुस्कुराइए कि हम आपके साथ हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ कि जब किसी धातु की प्लेट को, या क्षण होना चाहिए, धातु की प्लेट अथवा क्षण को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है। जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी चार्ज आ जाता है। जैसे मैं बोलूं, अभी आगे आपको लिखकर दिखाऊंगा, ठीक है? उस धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश। देखो, उस धातु पर, जैसे मैं बोलूं कि ये मैंने कॉपर सल्फेट में, ये कॉपर सल्फेट है और इस कॉपर सल्फेट में मैंने कॉपर की छड़ डाल दी। जो कह रहा है ना
कि उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार धातु की प्लेट व क्षण इलेक्ट्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड। अब ये दो प्रकार की हैं, पहला आपका एनोड और दूसरा क्या है? कैथोड। एनोड का मतलब हुआ कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड जिससे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसका अपचयन होता है। तो कॉपर धातु की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसमें प्रवेश करेंगे, यानी एक का ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन। तो मैं कह सकता हूं कि एक एनोड के रूप में कार्य करेगा और दूसरा किसके रूप में कार्य करेगा? कैथोड के रूप में। समझ गए मेरी बात? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो कैथोड है उसका मतलब होता है ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीकरण की अगर आप बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑक्सीजन या नेगेटिव चार्ज का जुड़ना, ऑक्सीजन या नेगेटिव चार्ज का जुड़ना, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन या नेगेटिव चार्ज का निकलना। तो इस तरीके से हमने दो चीजें सीखी, एक कैथोड और दूसरा एनोड। इलेक्ट्रोड विभव, जब धातु की पन्नी को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पन्नी विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। जैसे ये कोई बीकर है और उस बीकर में जब धातु की पन्नी को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पन्नी विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। मैं किसी पॉलीथीन को इसमें डाल दूं, ठीक है, ये धातु की पन्नी है, तो जो धातु की पन्नी है विलयन के सापेक्ष क्या हो जाएगी? धनावेशित, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और विलयन के अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव। ऋणावेशित हो जाती है। धातु की पन्नी और इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर का मतलब होता है दो विभवों के बीच का अंतर, दो विभवों के बीच का अंतर, यानी ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, अंतर, वो क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान से सुनो मेरी बात, जब धातु की पन्नी को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है, इसमें मान लीजिए कोई विलयन है, जिस धातु की पन्नी है उसी का विलयन है और इसको उसी के आयन में रख दिया गया। अब अगर उसी के आयन में रख दिया गया तो धातु की पन्नी विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है, सापेक्ष धनावेशित ऋणावेशित हो जाती है, तथा धातु की पन्नी एवं इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पर निर्भर करता है? विलयन की सांद्रता पर, यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान अगर सांद्रता बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, और यदि सांद्रता आप घटाओगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा? घटेगा। दूसरा, धातु की प्रकृति पर, प्रकृति के पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की धातु है। जो धातु आपने ली है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल का है, आखिर सबसे महंगी धातु सोना है, बहुत मार्केट में बहुत प्राइस है इसका। अरे भैया 60-70 हज़ार रुपये का 10 ग्राम होगा तो प्राइस नहीं है, बहुत महंगी चीज है, चमकती भी बहुत है। धातु की प्रकृति पर। दूसरा है विद्युत अपघटन की प्रकृति पर, प्रतिकृतियन होना चाहिए, विद्युत अपघटन की प्रकृति पर। और तीसरा है ताप तथा दाब पर। आपका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो ताप और दाब पर भी निर्भर करेगा। तो टोटल 5 बिंदुओं पर इलेक्ट्रोड विभव टोटल 5 बिंदुओं पर निर्भर करता है। कौन कौन से? विलयन की सांद्रता पर, धातु की प्रकृति पर, विद्युत अपघटन की प्रकृति पर, ताप तथा दाब पर। ठीक है, अब लास्ट में इसका क्या है मैं देखूं जरा। मानक इलेक्ट्रोड विभव ई, अर्धशैल अपक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा एक दाब व एक वायुमंडलीय ताप हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। अब समझो मेरी बात को। इलेक्ट्रोड विभव के बाद हमारा आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर वो किसी अपक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई में ले लिया जाए,
किसी अपक्रिया माना अर्धशैल अपक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता को क्या ले लिया जाए, इकाई में। अगर सांद्रता को इकाई में ले लेंगे, तापमान कितना होगा 25 डिग्री, दाब होगा 1 और वायुमंडलीय दाब भी होगा, तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसको क्या कहते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अब इसमें जो सॉल्यूशन है वन एम का है, 1 एम का विलयन है, 1 एम। इकाई को सांद्रता में ले लिया मैंने, जो सांद्रता थी उसको किस में ले लिया, इकाई में 1 एम। तापमान इसका फिक्स कर दिया कितना डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। और जो दाब है 1 वायुमंडलीय दाब, दाब को क्या ले लिया, 1 वायुमंडलीय दाब। अब ये जो इलेक्ट्रोड विभव होगा ये क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे ई नॉट से प्रेजेंट किया जाता है। अब आप इसको बना लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट कर चुके होंगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ। विद्युत वाहक बल EMF, 2 अर्धशैल अपक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव में अंतर, जैसे ये एक संपूर्ण शैल अपक्रिया है और इसमें जो इसका आधा भाग है इसे क्या कहा जाता है, अर्धशैल अपक्रिया। क्या बोलते हैं, अर्धशैल। ये तो पूरा संपूर्ण शैल कहलाएगा, लेकिन इसको हम अर्धशैल कहते हैं, जिसमें कॉपर और जिंक है। 2 अर्धशैल अपक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को, इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को, यानी जो इसके ई नॉट का मान है उसका जो अंतर होगा, उसका जो डिफरेंस होगा, उसको विद्युत वाहक बल या शैल विभव या मानक परिस्थितियों में इसे मानक शैल विभव भी कहा जाता है। ठीक है, ये रहा आपका आखिरी टॉपिक। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।